यस, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल आर। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल डिस्कस द जो हमारा बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का जो आपका एग्जाम हुआ था 2024 में, उसका जो मैकेनिक्स का पार्ट है और जो प्रोडक्शन का पार्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो पार्ट है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके बाद एक आपको रफली आइडिया लगेगा कि अगर आप बीपीएससी आईटीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसका भी अच्छा खासा नंबर ऑफ सीट का वैकेंसी आया हुआ है, तो एक आपको रफली ये आइडिया मिलेगा कि हमें किस लेवल तक जाना है। लाइक अगर कोई इलेक्ट्रिकल है, ऑब्वियस सी बात है, आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं मैकेनिकल को छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या कोई सोच रहे हो कि मैं सिविल को छोड़ के चला जाऊंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या कोई सोच रहे हो कि मैं इलेक्ट्रिकल को छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड्स पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपके दिमाग में एक गलत मतलब सोच है कि हमें एक किसी ब्रांच को छोड़ के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पता होगा अभी रिसेंटली जब आईटीआई का रिजल्ट आया था तो कितना कट ऑफ गया है ना। तो आपको अपने आप को हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। अभी आपके पास अप्रोक्सीमेट मान लो 2.5 मंथ है और आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। अच्छा बताऊं, जैसे मैकेनिकल की बात करो, अगर आप अदर ब्रांच से हो तो ये बेसिक पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में जा रहा है। बेसिक चीजें जो इंजीनियर्स को पता होना चाहिए, सेम एज अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो, अगर आप सिविल से हो, तो आपके अदर ब्रांच में भी बेसिक्स पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे भी हम देखेंगे बेसिक्स पूछा जा रहा है जो आपने क्लास 11-12 लेवल पे पढ़ा होगा। तो ये दिमाग से पूरा हटा दो कि आपको पूरा मैकेनिकल पढ़ना है, पूरा सिविल पढ़ना है, पूरा इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, अगर आप किसी एक खास ब्रांच से हो आप तो, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल दिमाग से हटा दो। जैसे यही क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये आप मैकेनिक्स क्लास 11 पे आपने बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। स्टैटिक्स फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है और डायनामिक फ्रिक्शन है। ये आपका बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल जो 2024 का था वाइस प्रिंसिपल, इसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन है, बता दो। आप आंसर नहीं बता दोगे, आराम से बता दोगे, है ना। इसके लिए कोई बहुत आपको रिसर्च नहीं करना है। बोलोगे सर सेल्फ, जैसे मान लो सर, जैसे हमारे पास ये बॉडी है, एक हमारी ये बॉडी है, इस पे हमने मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, सपोज करो, और मान लो अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब पीछे से भी तो कोई फोर्स लग रहा है। हाँ सर, इधर एक कोई फोर्स लग रहा होगा जिसको मैं फ्रिक्शन फोर्स बोल रहा हूँ, इसका भी वैल्यू 10 न्यूटन होगा, तभी बॉडी मूव नहीं कर रहा है। सर सपोज कि फोर्स को बढ़ा के हमने 15 न्यूटन कर दिया, अब बॉडी फिर से मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फोर्स भी पीछे 15 न्यूटन हो गया। मान लो हमने बॉडी को फोर्स को बढ़ा के 20 न्यूटन कर दिया और फिर भी मैं देख रहा हूं, करे यार बॉडी तो मूव ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब पीछे भी फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है ना। और ये कब लग रहा है, जब बॉडी रुका हुआ है। जब बॉडी रुका हुआ रहता है उस पर जो फोर्स लगता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको मैं स्टैटिक फ्रिक्शन बोलता हूं। क्या बोलता हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन। कब, जब ये रुका हुआ है ना। तो ये देखो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे आपने 15 किया तो ये भी 15 हो गया, आपने 10 किया तो ये भी 10 हो गया, आपने 20 किया, अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो ये भी 20 हो गया। तो अपने आप को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के पास एक नेचर होता है जो खुद की वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है अप टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। जैसे आप जानते हो माय डियर फ्रेंड्स, आप लिखते हो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन, नहीं लिखते हो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन। यहाँ पे म्यू या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एन आपका नॉर्मल रिएक्शन है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है माय डियर फ्रेंड्स। अगर मान लो ये 22 न्यूटन आ गया, लेट्स अज्यूम ये 22 न्यूटन आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू है ना स्टैटिक फ्रिक्शन, जीरो से लेके कितना, ये 22 न्यूटन तक अपने आप की वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है। अगर ये 22 आ रहा है तो जो भी आएगा, है ना। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। जो तुम F इक्वल टू म्यू एन लगाते दोस्त, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अगर मान लो अगर ये 22 न्यूटन था और अगर मैं यहाँ पे 22.0001 न्यूटन लगाऊंगा, बॉडी मूव करने लग जाएगा, तब वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा। समझ में आगे बात। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो ये नहीं होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। चलो फाइन। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन अपने आप को एडजस्ट करेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन करेगा टिल जीरो टू व्हाट, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक अपने आप को एडजस्ट करेगा। आसान क्वेश्चन था, आप कर सकते थे। आई डोंट थिंक कि बहुत आपको चीजें पता होना चाहिए, इसमें आराम से आप कर सकते थे। ये सारी बातें दोस्त मैं आपके लिए लिख के यहाँ पे लिख के दे दिया हूँ, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये सारा जो भी मैं अभी आपको बोला हूँ सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी मैं बोला हूँ एवरीथिंग इज रिटन देयर। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उसमें आप ज्वाइन करके ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैं एक डेडिकेटेड इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमारा बैच भी चल रहा है योरपीडिया का, आपको पता होगा आईटीआई बेस प्रिंसिपल के लिए। वहां पे इसी लेवल तक हम लोग जाएंगे जो रिक्वायर्ड है आपका, और कम टाइम में इसको आराम से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी क्वेश्चन हमारा मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। द सेम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप अ ट्रेन, ओके, द ट्रेन स्टॉप आफ्टर 80 मीटर, इफ द स्पीड इज डबल देन द डिस्टेंस विल बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल, आप 9th-10th का क्वेश्चन है ये, है ना। क्या बोल रहा है, द सेम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप अ ट्रेन। एक ट्रेन है ना, चलो ट्रेन चल रहा है,
है ना। अब ट्रेन मैं बनाऊंगा नहीं, मान के चलो ये हमारी ट्रेन है, बहुत सारी इसमें चक्का लगा हुआ है, देख रहे हो, अरे ट्रेन चल रहा है, छक 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 चल रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक इसकी कुछ वेलोसिटी u था, है ना। हमने यहाँ पे एक रिटार्डिंग फोर्स लगाया, है ना, गाड़ी को रोकना था, प्लेटफॉर्म आ गई थी, तो उन्होंने एक रिटार्डिंग फोर्स लगाया, और कुछ दूर जाने के बाद यहाँ से लेके जब ये 80 मीटर पे गया, 80 मीटर पे, तो यहाँ पे ट्रेन आके रुक गया, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। हाँ, कितना मीटर पे सर, 80 मीटर पे। तो सर एक बात बताओ, यहाँ पे कोई रिलेशन है हमारे पास, है ना दोस्त। देखो ना, आप ये जानते हो ना कि v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर, चूंकि हमने रिटार्ड किया हूँ तो -2s बोलूँ सर, हाँ बिल्कुल बोलो सर, क्या दिक्कत है सर, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है ना सर। अच्छा, ये वेलोसिटी 0 है, हाँ बोल रहा है, कौन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ से आप मुझे खुद बताओ, क्या मैं नहीं लिख सकता कि u स्क्वायर इक्वल टू 2as लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो सर, इनिशियल वेलोसिटी, फाइन, ओके। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ए जो है एसिलेशन है बल्कि रिटार्डेशन है, माइनस लिखा हूं ना, तो एसिलेट नहीं हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। तो आप बोलोगे सर हो जाएगा। अब समझो बात, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एस आपको कितना दे रखा है, 80 मीटर। अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर मुझे एस ही तो निकालना है बाबू, तो यहाँ से क्या मैं एस इक्वल टू लिख सकता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा, एस इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बताओ, एस इक्वल टू मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, क्या मैं u स्क्वायर अपॉन 2a लिख सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से सुनो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट कर देता हूं। बोल रहा है इफ स्पीड इज डबल, देखो रेस्ट क्वांटिटी सेम है, स्पीड इज डबल, अगर मैं u को tu करूंगा, अगर मैं u2 इक्वल टू हो गया 2u, तो क्या होगा s, आप ही बताओ बाबू क्या होगा s। आप बोलोगे सर s इक्वल टू हो जाएगा 2u का होल स्क्वायर अपॉन 2a, नहीं होगा सर, हाँ सर बिल्कुल होगा। 2 यहां से इसको मैं लिख सकता हूं, बोलो आप बताओ, s इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं 4u स्क्वायर अपॉन 2a, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो सर, u स्क्वायर, सर u स्क्वायर अपॉन 2a की वैल्यू क्या है सर, s है, और s की वैल्यू कितना दे रखा है सर, सर आई थिंक कितना दे रखा था, 80 दे रखा था, 80। तो क्या ये जो नया जब वेलोसिटी डबल कर देंगे तो कितना दूर जाके रुकेगा, तो बोलोगे 4:80 मतलब 320, मतलब अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूंगा तो जो ट्रेन पहले 80 मीटर पे जाके रुक जा रहा था, जिस वेलोसिटी चल रहा था, अगर मैं वेलोसिटी डबल कर दिया तब ये उसका 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस जाके रुकेगा, अगर सेम हम रिटार्डेशन फोर्स लगा रहे हैं तो आंसर हो जाएगा 8 × 32 320, सही है ना। तो आसान क्वेश्चन था, 9th-10th लेवल का था, तो उसके लिए है ना 4 टाइम्स। अच्छा यहाँ पे चलो ऑप्शन है 4 टाइम्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा C4, चेन्नई इज द राइट आंसर, 4 टाइम्स। तो क्या मुश्किल है, नहीं सर आसान क्वेश्चन है ना। तो एक ITA प्रिंसिपल से बेसिक चीजें उनको पता होना चाहिए, तो इसी तरह का क्वेश्चन है। चलो आगे आ जाओ, यही बात आप देख सकते हो, मैं आपके लिए सॉल्यूशन भी ले आया हूँ, है ना। ये मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। दैट PDF आई एम गोइंग टू बी शेयर आफ्टर दैट सेशन, राइट। हम आपको ये PDF शेयर कर देंगे, मिल जाएगा आपको हमारे ग्रुप में, आप ज्वाइन कर लेना, जो डिस्क्रिप्शन में होगा यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है। किसका, अभी जो आपने 2 क्वेश्चन देखा थे, दोनों मैकेनिक्स का था, ये क्वेश्चन हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट एडवांटेज इज ऑब्टेन, ओके, इफ द लोड इज अप्लाइड थ्रू द शियर सेंटर ऑफ बीम, शियर सेंटर इन अ बीम क्रॉस सेक्शन। कुछ ऑप्शन आपके पास, there is no bending moment at the beam, there is no twisting moment at the beam, there is no direct shear stress in the beam, there is no shear in the beam, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है शेयर सेंटर, है ना। यहाँ पे लोड जो लग रहा है ना दोस्त, वो शेयर सेंटर, सपोज करो कोई एक बॉडी है, इसका शेयर सेंटर कहीं पे भी है, लेट्स अज्यूम कहीं पे, मान लो यहाँ पे उसका शेयर सेंटर है, तो अगर फोर्स हमारा शेयर सेंटर से लगेगा तब क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये बेसिकली सोम का एक पार्ट होता है, शेयर स्ट्रेस और शेयर सेंटर, वहां से क्वेश्चन लिया गया, बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो आराम से हम कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर ध्यान रखोगे कि द शेयर सेंटर ऑफ ए बीम क्रॉस सेक्शन इज द पॉइंट थ्रू व्हिच द लोड इज अप्लाइड, सो नो ट्विस्टिंग टोर्सन इज इंड्यूस्ड इन द बीम एंड द बीम विल बेंड बट विल नॉट ट्विस्ट। तो कभी भी अगर शेयर सेंटर से लोड लगेगा तो ये ट्विस्ट नहीं करेगा दोस्त, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, बेंड करेगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको बेंडिंग दिखेगा, कोई ट्विस्टिंग नहीं दिखेगा। वैसे भी मैं आपको हमेशा बताता हूं ट्विस्टिंग और बेंडिंग में, तो यहां से सिर्फ आपको क्या दिखेगा, नो ट्विस्टिंग, देयर इज नो ट्विस्टिंग मूवमेंट इन द बीम, कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं होगा। देखो ऐसे में बताओ ट्विस्टिंग बेंडिंग क्या होता है दोस्त, जैसे हमारे पास ये एक बॉडी है ना, और अगर मैंने कपल समझते हो ना, कपल चाहे रियल लाइफ में हो या पढ़ाई लिखाई की बात हो, घुमाने का काम करता है ना, चाहे आप रियल लाइफ की बात करो या पढ़ाने लिखाने की बात करो, कपल, अगर कपल इस पे लगा, अगर क्रॉस सेक्शन पे कपल लगता है ना तो ये ट्विस्टिंग देता है।
अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कपल तो क्रॉस सेक्शन पे लग ही नहीं रहा है सर, ये शेयर सेंटर पे लग रहा है, तो कैसे ट्विस्ट होगा, है ना। एक बोतल पकड़ लो और बोतल के पीछे से घुमाओ ऐसे, है ना, तो ये तुम्हें ट्विस्टिंग देगा दोस्त, नहीं होगा। हाँ, अगर ये कहीं और लग रहा है, मान लो यहाँ पे लग रहा है कपल, तो ये क्या करेगा, उसको बेंड कराने का कोशिश करेगा, है ना, ये क्या करेगा, बेंड। जैसे ये है हमारे पास, यूजुअली मैं क्लास में बनाता हूँ बच्चे को समझाने के लिए, ठीक है। मान लो ये उसका एक सेंटर है, ओके, क्रॉस सेक्शन है, तो अगर मान लो कपल हमारा ऐसा लग रहा है, ऐसा, तो ये इसको ऐसे बेंड करवा देगा, है ना। बट अगर क्रॉस सेक्शन पे लगता, जैसे ये बॉडी है, सपोज करो क्रॉस सेक्शन पे अगर लगता, तब ये इसको ट्विस्ट करवा देता, ट्विस्ट करवाता, तो याद रखोगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ट्विस्टिंग और जो बात करते हो ना, ट्विस्टिंग और बेंडिंग में एक ही बात का फर्क है दोस्त। अगर कपल ना क्रॉस सेक्शन पे लगता है ना, तो आपको ट्विस्टिंग देगा, और अगर कपल क्रॉस सेक्शन छोड़ के कहीं बॉडी के अदर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे इक्वल एंड अपोजिट कपल लगता है, तो आपको हमेशा बेंडिंग देगा, ये बात याद रखोगे। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन लिया गया है हमारे पास मेट्रोलॉजी से। मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन करके एक आपका टॉपिक है दोस्त, जिसको हम प्रोडक्शन में कवर करते हैं, वहां से लिया है किसी चीज को मेजर करने के लिए, जांच करने के लिए, वहां से बेसिकली क्वेश्चन लिया गया। क्वेश्चन है टू चेक द परफेक्ट थ्रेडिंग इन अ होल फॉलोइंग गेज इज यूज्ड। कौन सा गेज यूज होता है? देखो दोस्त, किसी भी चीज को जब आप मेजर करते हो ना, तो मेजर करने का दो तरीका, दुनिया में कोई भी चीज आप मेजर करते हो तो दो तरीका होता है। दुनिया में किसी भी चीज को हम दो ही तरीका से मेजर कर सकते हैं। क्या है सर? एक तो है वेरिएबल और एक है एट्रीब्यूट्स। वेरिएबल क्या है सर? व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? वेरिएबल ऐसा, मान लो हमारे पास आदमी ए है, इसके पास 500 रुपया है, और ये आदमी बी है, उसके पास कुछ भी 800 रुपया है। तो मैं बोलूंगा बताओ बी के पास ए से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 300 रुपया सर। तो ये कहलाता है दोस्त कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मैं बोलूंगा जब हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा। अगर मैं ये बोल दूं हमारे पास एक सीता है, सीता राम, चलो कोई कुछ भी ले लो यार, मोहन ले लो, मोहन है, और एक हमारे पास सोहन है, मैं बोलूंगा कि मोहन ज्यादा स्मार्ट है कंपैरिजन टू सोहन। अब मुझे बताओ क्या मैं आपको मैग्नीट्यूड दे रहा हूं? मैं नहीं सर, मैग्नीट्यूड कहां दे रहे हो सर, आप तो किसी और चीज के आधार पे जांच कर रहे हो सर। मैं बोल रहा हूं मोहन इज मोर स्मार्टर, मोहन ज्यादा स्मार्ट है सोहन के तुलना में। तो कंपैरिजन यहां भी हो रहा है, कंपैरिजन यहां भी हुआ, यहां भी हुआ, लेकिन यहां पे जो हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। ये जो हम जांच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ये मैं कोई मैग्नीट्यूड के आधार पर नहीं कर रहा हूं, बल्कि अदर क्वांटिटी के आधार पर कर रहा हूं। तो मैं बोलूंगा कि यस, दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। देखो माय डियर फ्रेंड, जितना आपने पढ़ा होगा, गो गेज, नो गो गेज, सब पढ़ाऊंगा आपको मैं क्लास में, ये सभी ना मैं मैग्नीट्यूड नहीं बताता है दोस्त। ये बताते कि अच्छा इस रेंज में है ना, ये मैग्नीट्यूड नहीं देगा कि इसकी वैल्यू ये है, नहीं, ये हमें एक रेंज में देगा। अच्छा ये थ्रेडिंग जो है गिवन रेंज में है या नहीं है, समझ रहे हो बात? तो अच्छा ठीक है, तो याद रखना दो तरीका से मेजर करोगे। तो ये जो अभी आपने देखा ना थ्रेडिंग, ये भी आपको वेरिएबल नहीं देगा बल्कि एट्रीब्यूट्स, आंख में क्या यार, ये भी हमें एट्रीब्यूट्स के आधार पर हम जज करते हैं। तो सर क्या होता है ये थ्रेडिंग, ये मैं आपको इंस्पेक्शन में पढ़ाऊंगा। तो टू चेक द परफेक्ट थ्रेडिंग, देखो चेक करना है थ्रेडिंग परफेक्ट है या नहीं है या नहीं है, ये हमें चेक करना है, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्त? हम यूज करते हैं स्क्रू प्लग गेज। क्या यूज करते हैं? स्क्रू प्लग गेज। सेंटर गेज भी होता है, स्क्रू पिच गेज भी होता है, रेडियस गेज भी होता है। मैं आपको सारा बता देता हूँ, ये कहाँ यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है। फिलहाल अगर हमें थ्रेडिंग की चेक करना है तो हम यूज करेंगे स्क्रू प्लग गेज यूज करेंगे, और ये याद रखोगे आप, ठीक है। आगे मैं सबका बता देता हूँ। सेंटर गेज मैं यहाँ पे आपके लिए लिख के आया हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये कुछ और पूछ ले। तो जब आप सेंटर गेज की बात करोगे, यूज टू ग्राइंड द सेट ऑफ एंगल्स ऑफ कटिंग टूल्स, ग्राइंडिंग में यूज होगा। स्क्रू पिच गेज यहाँ देख सकते हो आप, एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेड के लिए। नोट चेक फिट। रेडियस गेज यूज टू मेजर द रेडियस ऑफ द कर्व और द फिलेट, ठीक है। तो हमारे पास जो फिलहाल आंसर हो जाएगा चेन्नई, सही जवाब है, आप ये याद रखोगे। बट ये भी याद रखोगे मेजर करने का दो तरीका होता है, वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स। डिटेल में हम जब क्लास में हैं बात करेंगे इस पे, जो भी इंस्पेक्शन डिवाइस है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है दोस्त, देखो ए स्ट्रिंग इज यूज्ड टू पुल अ ब्लॉक, ये टू पुल अ ब्लॉक ऑफ मास m vertically by a distance h at a constant acceleration g/3, the work done by the tension in the string, एंड कुछ ऑप्शन है आपके पास। ये भी क्वेश्चन आपका मैकेनिक्स से लिया गया, सिंपल मैकेनिक्स, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, 9th में आप नहीं पढ़ा होगा, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन पढ़ो और आप आगे बढ़ो। क्या बोल रहे हैं देखो, हमारे पास, मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, ये लो,
क्वेश्चन भी दिखे, सॉल्यूशन भी आपको दिखे, इसीलिए। चलो देखो दोस्त, हम क्या कर रहे हैं ना, कुछ तो करें। हाँ बिल्कुल करें। क्या बोल रहा है, ए स्ट्रिंग यूज्ड टू पुल अ ब्लॉक ऑफ मास m। देखो मेरे दोस्त, ये हमारे पास एक m मास का ब्लॉक है ना, इससे हमें ऊपर खींचना है, किसके थ्रू, एक स्ट्रिंग के थ्रू, है ना, स्ट्रिंग। तो ये मान लो एक रस्सी है दोस्त, ये रस्सी, इस रस्सी से इस ब्लॉक को हमको किधर खींचना है, ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है। ए स्ट्रिंग इज यूज्ड टू पुल अ ब्लॉक ऑफ मास m वर्टिकली या बाय डिस्टेंस h एट अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन g/3। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है ये है g/3। द वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। वर्क डन क्या होता है, देखो हमेशा सोचो, उल्टा सोचो, रिवर्स इंजीनियरिंग करो, सोचो सर। वर्क डन जो होता है ना हमारा, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर, है ना। हाँ ये होता है हमारा वर्क डन। तो सर एक बात बताओ, हमें फोर्स तो पता है सर, कितना सर, टेंशन तो स्ट्रिंग में लग रहा होगा ना, हाँ बिल्कुल लग रहा होगा, कितना सर, इधर ऊपर टेंशन लग रहा होगा T, हाँ सर टेंशन लग रहा होगा, तो हमें F पता है सर, टेंशन पता है, यहाँ पे अपने को जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा T इंटू डेल्टा S। सर अगर अपने को डेल्टा S पता चल जाए ना सर, तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, थोड़ा सा काम करो। एक बात बताओ, आप ना यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, आप जब बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे दोस्त, तो ऊपर क्या लग रहा है बताओ, ऊपर T लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है ना, ऊपर T लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। अच्छा बॉडी ऊपर जा रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब सर T जो है हमारा mg से बड़ा है, तभी तो ऊपर जा रहा है सर। हाँ बात तो सही है, T ज्यादा है तभी तो ऊपर जा रहा है, सिंपल सोचना है। हाँ सही बात है। तो सर नेट F इक्वल टू ma होता है ना सर, F इक्वल टू क्या होता है सर बताओ, F इक्वल टू ma होता है सर। हाँ सही बता रहे हो, F इक्वल टू ma होता है सर, ये क्लास 9th में हमको पता था। तो नेट फोर्स ना सर, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना है सर, T माइनस mg इक्वल टू ma, नहीं है क्या, है ना। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें ए वे मिल जाए तो हमारा कुछ काम बन जाएगा। मैं नीचे में आपके लिए किया हूं इसका, मेरे पास अब जगह भी नहीं है। फोर्स यहां से हमें क्या निकालना है दोस्त, यहां पे देखो, टेंशन यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड, T इक्वल टू हो जाएगा H, हमारे पास कितना हो जाएगा यहां से बताओ। अगर मैं T इक्वल टू निकालूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त, चलो करो, यहीं पे कर लो, मैं जगह कम है क्या, मैं कहाँ करूँ, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, आगे थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। देखो T इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से T इक्वल टू हो जाएगा सर mg प्लस ma, mg प्लस ma। सर इन द क्वेश्चन हमें पता है a इक्वल टू g/3 दे रखा है, a इक्वल टू g/3, सो mg प्लस ऑफ m g/3, राइट ना सर। तो कितना हो जाएगा, 4 mg/3 हो जाएगा, बोलो ना, 4 3 3 का 3 1 4, 4 mg/3 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो अपने को टेंशन पता चल गया, कई बार क्वेश्चन बस टेंशन पूछेगा, कितना आ गया, 4 mg/3 आ गया सर, गलत नहीं कर रहे हो ना। T इक्वल टू हमारे पास आ गया। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना सर, तो कितना ऊपर ले जाना है सर, इसको कितना ऊपर ले जाना है बताओ, H कितना ले जाना है ऊपर बताओ, कितना ऊपर ले जाना है, H ना, देखो द वर्क डन H, डिस्टेंस H, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ब्लॉक का, यहां से लेके यहां तक जो ले जाना है H, तो फोर्स वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आ गया 4/3 mg, तो इसी में यहाँ पे करो, वर्क डन क्या हो जाएगा, T इंटू H, तो था 4/3 mg इंटू H, मतलब सर 4/3 mgh हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्क डन 4/3 mgh। तो क्या था उसमें, सिंपल मैकेनिक्स था कि नहीं बताओ, कोई टफ थोड़ी ना है, कोई टफ नहीं है दोस्त, हम आराम से कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही थोड़ा बेसिक्स करके चलोगे, अपना काम बन जाएगा, बहुत टफ नहीं करना है, इजी हर चीज पता होना चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आराम से हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, आपको रफली आइडिया लग रहा होगा क्या लेवल है। ये क्वेश्चन फिर हमारा एक सब्जेक्ट होता है, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यहां से लिया गया, SOM स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स लिया गया। क्वेश्चन है अनसिमेट्रिकल बेंडिंग अकर्स ड्यू टू, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग क्यों आता है। ऑप्शन ए, द बीम इज सब्जेक्टेड टू थ्रस्ट इन एडिशन टू बेंडिंग मोमेंट, ओके। ऑप्शन बी, द बीम क्रॉस सेक्शन इज अनसिमेट्रिकल, ओके। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज अनसिमेट्रिकल, द शेयर सेंटर डज नॉट कोइंसाइड विद द न्यूट्रल एक्सिस। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग मतलब हर जगह जो बेंडिंग है ना सेम नहीं है, अलग अलग बेंडिंग हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सेम बेंडिंग का होता, अगर हमारे पास BMD सेम हो जाता तो मैं बोल देता,
तो जब आप इस क्वेश्चन की बात करोगे अनसिमेट्रिकल बेंडिंग जो बेसिकली जो हमारे पास अकर तो मैं सारा आपके लिख के लाया हूं. सो अनसिमेट्रिकल बेंडिंग हैपेंस when bend about an axis is not of its principal axis, typically because the line of action of the applied load does not pass through the shear center. अभी दूसरी बात इस बात का जिक्र हो रहा है, मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था शेयर सेंटर में जब हमारा पहला या दूसरा क्वेश्चन था, अभी फिर से बात हो रही है. क्योंकि लोड जब शेयर सेंटर से पास नहीं करेगा तो उस केस में जो चीज़ें हो जाएगा अनसिमेट्रिकल बेंडिंग हमारे पास हमें रिजल्ट दिखता है. तो इसका जो आंसर लगा दोगे, यहाँ देखो सब कुछ है. इफ शेयर सेंटर डज नॉट कोइंसाइड विद द न्यूट्रल एक्सिस द अप्लाइड लोड कॉज बोथ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग. पहले ही बताया था, अगर सिर्फ इससे जाता है सिर्फ बेंडिंग होगा, बट अगर क्रॉस सेक्शन पास नहीं हो रहा है तो भी अनसिमेट्रिकल बेंडिंग हो जाएगा. ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा माय डिफरेंस, क्या बता दोगे? डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर. डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर. गुड. अब देखो अगला है which operation cannot be done easily on mild steel. mild steel पर which operation cannot be done easily on the mild steel? punching, hardening, cutting और drilling. आप समझते हो माइल्ड स्टील क्या होता है ना? स्टील क्या होता है दोस्त बताओ? आप बोलोगे सर स्टील बेसिकली हम आयरन एंड कार्बन का जो एलॉय होगा उसको बोलते हैं. अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, आप कितना कार्बन उसमें ऐड कर रहे हो, इसके आधार पे हमारा स्टील जो होता है ना तीन तरह का होता है जनरली. एक तो आप बोलते हो माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील, जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.3% का अप्रॉक्स होता है. अगर आप बात करोगे मीडियम कार्बन स्टील तो 0.3 से 0.6 और 7 के बीच में होता है, 0.7 या 6 के बीच में. फिर आप बात करोगे हाई कार्बन स्टील तो उसमें उससे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, 0.7 से लेके आप 1.4 1.5 तक आप जा सकते हो. ठीक है, तो ये है. तो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन अलग अलग स्टील होता है. अब क्वेश्चन है सर यहां पे ये बोल रहा है which operation cannot be done easily on mild steel. माइल्ड स्टील में हम क्या नहीं कर सकते हैं? क्या मैं पंचिंग नहीं कर सकता? अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया कि माइल्ड स्टील में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है सर वो कम है. माइल्ड स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है कम है. अच्छा, एक बात और याद रखोगे सर, परसेंटेज ऑफ कार्बन के बढ़ने से होता क्या है? देखो दो तीन बात याद रखो. मेन रूप से होता तो बहुत सारी बात है, दो तीन बात अगर हम जनरल में बात करूं, कहीं पर भी जब कार्बन बढ़ेगा ना दोस्त तो चीजें हार्ड हो जाएगा. अरे बाबा क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा. क्यों हो जाएगा सर? बता दूं क्यों हो जाएगा हार्ड? समझो दोस्त, ऐसे ही मैं बताता हूं थोड़ा सा. ये कार्बन होता है ना इंडस्ट्रियल साइड पे जाता है. देखो बाबू, जैसे ये हमारे पास एटम्स है, सारा 4 गो एटम्स मिला रहेगा, मिलेगा? बोलो हाँ सर, 4 गो एटम्स मिलेगा. जब कभी भी 4 गो एटम्स मिलेगा वहां पे बीच में एक छोटा सा जगह बचेगा कि नहीं बचेगा? हमारा एक सर थे रदरफोर्ड बाबू ने बोला था कि देखो दोस्त, जो स्पेरिकल जो हमारा एटम का शेप होता है स्पेरिकल होता है. जब ये 4 गो एटम्स होगा ना ऐसे करके तो बीच में एक जगह खाली हो जाएगा. और आप जानते हो मेरे दोस्त क्या सर, ये जो कार्बन का जो एटम्स है ये कहाँ जाता है? कहाँ जाता है बोलो? तो बोलोगे सर यही जगह पे चला जाता है. ये जो 4 गो एटम्स था ना सर, उसके बीच में जगह था ना, वहीं पे चला गया. ऐसे ऐसे हजारों करोड़ों ट्रिलियंस ऑफ एटम्स है और वहां के बीच में गैप में जा रहा है. अब बताओ अगर ये नहीं था, ठीक है ना, तभी भी ज्वाइंट उसके बीच में इस सबके बीच में जैसे ये एटम्स था ना तो सबके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था कि नहीं था? हाँ सर था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था सबके बीच में. लेकिन ये आने से कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गया. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गया तो उसका शेप चेंज करना मुश्किल है, मतलब उसका लंबाई करना मुश्किल है कि आसान है? बोलोगे मुश्किल है सर. पहले ये नहीं था तो हम थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा उसको इलोंगेट कर सकते थे, लेकिन ये जब आ गया ना बीच में सर तो स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट को और स्ट्रॉन्ग बना दिया सर. तो अगर अब मैं करना चाहूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे एफर्ट और ज्यादा लगाना पड़ेगा. इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूं कि उसकी जो डक्टिलिटी है कम हो गया, मतलब ब्रिटलनेस बढ़ गया. मतलब सर एक बात है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन को ऐड करने से कहीं ना कहीं डक्टिलिटी कम हो जाती है सर और उसकी ब्रिटलनेस बढ़ जाती है. अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो, आप पूछोगे सर डक्टिलिटी क्या होती है, तो हम दोस्त याद रखो किसी भी चीज में बॉडी में कितना लंबाई में चेंज हो सकता है. जैसे ये हमारे पास बॉडी है ना, हमने फोर्स लगाया, अगर ये डक्टाइल है तो लंबाई ज्यादा होगा, है ना. डक्टिलिटी बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को वायर में बदल सकते हो. वायर समझते हो ना? हाँ, तो डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से हम वायर में बदला जा सकता है. लेकिन परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ने से डक्टिलिटी कम जाती है, उसका उल्टा होता है ब्रिटलनेस. पहली बात. दूसरी बात देखो, एक होता है हार्डनेस. हार्डनेस समझते हो क्या होता है? किसी भी चीज को स्क्रैच, जैसे मेरा ये हाथ है, अगर मैं उसको आराम से स्क्रैच कर दूं तो मतलब मेरे हाथ का हार्डनेस कम है. तो हार्डनेस क्या है? हार्डनेस एक ऐसा मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो रेसिस्ट करता है
जो रोकने का काम करता है, किसको? पेनिट्रेशन को या स्क्रैच को। सो इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट व्हिच रेसिस्ट द पेनिट्रेशन एज वेल एज स्क्रैच। गेटिंग? स्क्रैच, ऐसे स्क्रैच कर दो, पेनिट्रेशन मतलब समझ रहे हो ना? गुड। तो अब मुझे बताओ सर, अगर हमने कार्बन बढ़ा दिया तो हार्डनेस बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ, आप खुद बताओ। हाँ सर, अगर ये नहीं था तो पहले पेनिट्रेशन करना आसान था, या मैं बोल सकता हूँ स्क्रैचिंग आसान था सर, लेकिन जब ये आ गया तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफर हो गया। मतलब सर कार्बन को ऐड करने से कहीं ना कहीं हार्डनेस बढ़ रहा है सर, स्क्रैच करना मुश्किल हो रहा है सर। तो इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। तो आप देख चुका होगा हार्डनिंग। तो इसका क्या करना मुश्किल है हमारा? तो आप बोलोगे सर हार्डनिंग करना मुश्किल है। पंचिंग कर सकता हूं। पंचिंग मतलब, अरे नहीं करते हो स्टेपलर से पंचिंग? कर सकते हैं हम लोग, कटिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, बट मुश्किल है, उसको हार्डनिंग में मुश्किल होगा हमारे लिए। हाँ, अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होता, मैं कहीं पूछूंगा लो कार्बन स्टील है, माइल्ड कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, नाम से हाई कार्बन स्टील, कार्बन ज्यादा होगा, कार्बन ज्यादा होगा तो कहीं कि हार्ड ज्यादा होगा। क्लियर है मेरे दोस्त? तो ये बात भी याद रखोगे आप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। और क्यों होगा मैंने आपको सारी बात बता दिया। मैंने सोचा चलो डिस्कस कर ही लेते हैं, अगर डिस्कस हो रही है। और ये सारी बात मैं लिख देता हूँ, परसेंटेज ऑफ कार्बन के आधार पे सारी चीजें है ना। माइल्ड स्टील में कितना होगा? 0.25, 0.3 चलता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रखोगे। अगला है स्ट्रेन रोसेट आर यूज्ड टू मेजर। ये क्वेश्चन अगेन हमारा लिया गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। स्ट्रेन रोसेट का क्या काम होता है ना? द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रेन रोसेट। स्ट्रेन रोसेट का क्या काम है बताओ, क्या काम है स्ट्रेन रोसेट? देखो स्ट्रेन रोसेट होता है ना हमारा, ये शेयर स्ट्रेन को मेजर करता है। किसको? स्ट्रेन रोसेट इज गोइंग टू यूज फॉर द मेजर ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो याद रखना स्ट्रेन रोसेट का जो काम होता है वो शेयर स्ट्रेन को मेजर करने का काम है। मुझे बताओ और कौन कौन सा ऐसा डिवाइस है दोस्त जो शेयर स्ट्रेन को मेजर कर सकता है अदर देन स्ट्रेन रोसेट? यू हैव टू बी मेक अ कमेंट। अगर मैं स्ट्रेन रोसेट को छोड़ दूं तो और कोई ऐसा डिवाइस है मेरे पास जिसके थ्रू मैं ये कर सकता हूं? अगर है तो मेक अ कमेंट फास्ट। यहां पे सारी चीजें मैं लिख दी हूं। टिपिकली 0, 45 और 90 डिग्री पे ये लगा रहता है हमारा। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल प्लेन हैव। ये क्वेश्चन भी हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लिया गया है। एक चैप्टर होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस भी हम लोग बोलते हैं, मोर सर्कल भी हम लोग वहां पे पढ़ते हैं, मोर सर्कल वगैरह। तो ये क्वेश्चन जो है वहां से लिया गया है। आई थिंक आपने आंसर कर दिया होगा अगर आप मैकेनिकल सिविल्स होंगे तो। प्रिंसिपल प्लेन हैव नो डायरेक्ट स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, नो शेयर स्ट्रेस, मिनिमम शेयर स्ट्रेस। याद रखोगे जो प्रिंसिपल प्लेन है ना दोस्त, वहाँ पे शेयर स्ट्रेस हमेशा जीरो होता है। प्रिंसिपल प्लेन पे शेयर स्ट्रेस क्या होता है दोस्त? जीरो होता है ना। दो प्रिंसिपल प्लेन होता है, मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन आप बोलते हो, तो हमेशा याद रखोगे जीरो होता है। तो वहाँ बोलोगे नो शेयर स्ट्रेस। और मैक्सिमम कितना होता है? 45 डिग्री पे। मैं अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ तो सपोज करो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है दोस्त, है ना, लेट्स से जो ठीक है, सही है ना? ओके, सही है यार, हम लोग इतना ही कर सकते हैं ना डायग्राम में। चलो इस टाइप का कोई है आपके पास, है ना? आप समझ ही लो, इसका एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस तो होगा ही दोस्त। ऐसा क्यों हो गया? ठीक है, देखो हम ना फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, एक ये प्लेन आपको दिख रहा है और दूसरी प्लेन ये दिख रही है ना। तो ये दोनों कहलाता है, अगर लोड ऐसे लग रहा है तो ये कहलाएगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन प्लेन, माइनर होगा माइनर, और ये क्या कहलाएगा? मेजर, मेजर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनर पे मिनिमम होगा, यहाँ पे शेयर, यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा मैक्सिमम होगा। लेकिन चाहे इसकी बात करो, यहाँ पर भी शेयर स्ट्रेस जो है जीरो होगा और यहाँ पर भी शेयर स्ट्रेस जीरो होगा। तो इसी दोनों को हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, एक मेजर एक माइनर। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि कहाँ पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा अगर हमारा लोड लग रहा है, तो एक देखो, एक प्लेन अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख लोगे क्या मैं कौन सा कलर चूज करूं? ये करता हूं। देखो एक प्लेन दोस्त, ऐसा एक प्लेन हो सकता है, हाँ? ये प्लेन देखो, है ना, ये प्लेन दिख रहा है आपको। ये एंगल कितना है बताओ? ये एंगल मान लो थीटा है। अगर थीटा इक्वल टू 45, देखो अब थीटा चेंज करो,
प्लेन आपको अलग अलग आता रहेगा। जैसे जैसे आप थीटा चेंज करोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेन दिखता रहेगा। तो एक ऐसा प्लेन होगा 45 डिग्री पे जहां पे शेयर स्ट्रेस, अगर ये थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाए तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्लेन पे मैक्सिमम होगा। क्लास में मैं बता दूंगा ऐसा क्यों होता है, बट फिलहाल चूंकि इस टाइप की बात हुई है तो आने वाले टाइम ये भी पूछा जा सकता है, बताओ कितना डिग्री एंगल पे शेयर स्ट्रेस प्लेन होता है जहां पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। तो याद रखना 45 डिग्री पे होगा, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा डाटा था, बट यहाँ पे टॉ जीरो होगा, यहाँ भी टॉ जीरो होगा। इस प्लेन पे जब 45 होगा तो मैक्सिमम होगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? चलो गुड। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो, जीरो शेयर स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन देयर इज अ सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन द shear force diagram, right, between any two points, it indicate that ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म varying load between the 2 points, no loading between the 2 points, concentrated load at the 2 points, uniformly distributed load between the 2 points। तो ये भी आपके पास बीपीएससी 2024 में ये भी क्वेश्चन हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लिया गया है। एक टॉपिक होता है दोस्त जो हम पढ़ाते हैं आपको, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये क्वेश्चन जो है यहीं से लिया गया है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से लिया गया है। क्वेश्चन है सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन शेयर फोर्स। देखो मैं तरीका बताता हूँ। शेयर फोर्स जब बनाने की तरीका करते हो ना, जैसे मैं आपको बोलूँ कि चलो इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 1 मिनट दे दो, मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लो, ठीक है, अच्छा चलो मैं कुछ भी मान लो ऐसा करके है कुछ, ये मान लो 20 है सपोज करो, है ना। ये हमारे पास कुछ सपोर्ट है, राइट, पॉइंट ए है, ये पॉइंट कुछ बी है, ये मान लो कुछ 1 मीटर है, ये भी कुछ 1 मीटर है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा दोस्त, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। अब मैं बोलूंगा उसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करो, चलो करो शेयर फोर्स डायग्राम। तो आप बोलोगे सर ये रहा जीरो लाइन, ये कैसा लाइन है दोस्त, जीरो। अब देखो ऊपर जा रहे हो तो तुम भी लेफ्ट, ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट से राइट, ऊपर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, फिर 20 हुआ तो 20 यहाँ पे ना, फिर हम 20 निगेटिव आ गए, फिर ये। तो देखो जहां पे पॉइंट लोड था शेयर फोर्स डायग्राम में सडन फॉल आया, यहाँ पे देखो पॉइंट लोड अप ऊपर था तो सडन राइज हो गया, गए, फिर 20 डाउनवर्ड था तो सडन फॉल हो गया, है ना। तो मतलब सर जब मैं शेयर फोर्स डायग्राम में सडन राइज सडन फॉल होगा तो ये तभी हो सकता है जब वहां पे पॉइंट लोड हो। अगर पॉइंट लोड नहीं है तो सडन राइज और सडन फॉल की बात हम नहीं करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम में। उसी तरीका से दोस्त जब कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर किसी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन राइज या सडन फॉल आता हो, इसका मतलब वहां पे कंसंट्रेटेड मोमेंट है। शेयर फोर्स डायग्राम में अगर सडन राइज और सडन फॉल हो रहा है, यहां पे फिर गया, देखो 10 ऊपर था, फिर आप 10 ऊपर चले गए, है ना, ये भी 10 ये भी 10। तो पॉइंट लोड के कारण याद रखना सडन राइज और सडन फॉल होता है। और बेंडिंग मोमेंट में ड्यू टू कंसंट्रेटेड मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन राइज और सडन फॉल होगा, तो ये याद रखोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, कंसंट्रेटेड लोड एट द टू, कहीं पर भी जब कंसंट्रेटेड लोड होगा तो इससे आपको दिखेगा, ठीक है। तो हमारा सी फोर चेन्नई जो है दोस्त वो करेक्ट जवाब है ना। चेन्नई हमारा आप देख सकते हैं, सारी चीजें रूल वगैरह भी मैं लिख दिया हूँ, जो भी है ना सारा रूल वगैरह भी मैं दे दिया हूँ आपके लिए ताकि आपको याद रहे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्त क्या बोल रहा है, इफ अ पीस ऑफ मटेरियल नाइदर एक्सपैंड नोर कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्यूम व्हेन सब्जेक्टेड टू ट्राइएक्सियल स्ट्रेस देन द पॉइजन रेशियो मस्ट बी। एक आपके पास ऐसा बॉडी है जो ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ना ही आपका एक्सपैंड कर रहा है, राइट। तो बोल रहा है तो ट्राइएक्सियल इस पे लोड लग रहा है तो उसका पॉइजन रेशियो क्या होगा। ये देखो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। कैसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा फार्मूला पाया हुआ है। देखो सर ट्राइएक्सियल केस है ना, तो बॉडी है, 3 फोर्स लग रहा होगा हमारे पास, है ना, तीन मतलब आप ऐसे भी बना सकते हो, एक मान लो इधर है, एक इधर है, और है ना ऐसा एक इधर लग रहा है, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, है ना, 3 लग रहा है। बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है दोस्त, ना तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना एक्सपेंशन हो रहा है। तो आप जानते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला, मैं बताता हूँ क्लास में, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इससे डिनोट किया जाता है। ये होता है, याद रखो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, है ना, म्यू 1 माइनस 2 म्यू। यहाँ पे ये म्यू जो है ना दोस्त, यही पॉइजन रेशियो कहलाता है, ठीक है, यही आपका पॉइजन रेशियो है। आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में बोल रहा है ना तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, देखो ये लिखो नाइदर एक्सपैंड नोर कॉन्ट्रैक्ट, तो सर ना तो एक्सपैंड हो रहा है ना ही सिकुड़ रहा है सर, इसका मतलब डी भी क्या होगा? इसका मतलब ये जो डी भी है ये क्या होना चाहिए बताओ, सोचो, ना तो एक्सपैंड कर रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है सर। ओके, सो सर ये वाला जो वैल्यू है ना सर जीरो होगा। अगर जीरो बट्टा कुछ होता है सर तो मैथ में तो हम जानते हैं सर जीरो, तो सर बताओ आप ही सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। अब देखो आप बोलोगे सर जीरो होने के लिए या तो ये क्वांटिटी जीरो हो या तो ये क्वांटिटी जीरो हो या नहीं तो ये हो, तभी तो जीरो होगा। हाँ बट सर जानते हो ये जीरो नहीं हो सकता, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड अपॉन ई ये जीरो नहीं हो सकता। क्वेश्चन में क्लियर कट उसकी वैल्यू दिया हो तो ये जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो किसको होना पड़ेगा दोस्त, किसको होना पड़ेगा बताओ? तो बोलोगे सर 1 माइनस 2 म्यू होना पड़ेगा, म्यू इक्वल टू सर 1/2 दैट इज 0.5 आ जाएगा सर आसान से। तो डायरेक्ट फार्मूला था और आप आराम से कर सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 0.5 हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा? डी फॉर डेलियो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए था, थोड़ा तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा दोस्त, है ना, कुछ अलग करना, लिटिल बिट आपको चीज़ें तो पता करना पड़ेगा, फार्मूला वगैरह थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, यहाँ पे सारा चीज़ मैं लिख दिया हूँ। चलो अगला क्वेश्चन, ये फिर से हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। एक टॉपिक होता है कॉलम, क्या होता है? कॉलम, स्ट्रेट एंड कॉलम करके एक हमारा टॉपिक होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया। क्वेश्चन है कॉलम ऑफ गिवन लेंथ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ अ बकलिंग लोड फॉर अ डिफरेंट एंड कंडीशन, फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलम इज वन व्हिच, सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग कॉलम होगा उसका क्या होना चाहिए? बोथ एंड्स आर फिक्स, ओके, one end fixed and other ends are hinged, one end is fixed other end is free, both end are hinged or sub option you have। ये क्वेश्चन दोस्त has been asked in ISRO 2023, देख रहे हो। अच्छा मैं अभी तो और आगे सॉल्यूशन लाऊंगा। ISRO का जो 2023 में था उससे 5 या 8 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन हूबहू आपके ITI प्रिंसिपल में था। इसरो का एग्जाम 2023 में हुआ था, ठीक है, और 2024 में आपका ये हुआ था लास्ट टाइम। तो लगभग इतना क्वेश्चन आपका हूबहू आया था, इसमें से ये भी एक क्वेश्चन था हूबहू विथ सेम ऑप्शन। चलो कोई बात नहीं। तो सर पहले बताओ कॉलम क्या होता है सर, थोड़ा बता दो। मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ, मैं आपको बता दूं दोस्त। कॉलम तो आपने देखा होगा ना, आपके घर में भी लगा होगा, घर आपका बना होगा, ब्रिज में आपने देखा होगा। इस तरह से हमारे पास एक कॉलम होता है दोस्त। कॉलम इज अ बेसिकली अ एलिमेंट, है ना, जो कंप्रेसिव लोड लेता है दोस्त। ऐसे ना गाड़ी जा रही तो उसका लोड लेगा, है ना, और ये कुछ कॉलम में जब ये लोड आएगा तो अगर ये फ्रैक्चर होना होगा तो कुछ ये इस टाइप का हो जाएगा। बात आप सहमत हो, है ना? तो इसी को हम लोग बकलिंग बोलते हैं ना, बकल हो जाना, इससे ये टूट जाएगा। तो ये हमारा कॉलम होता है। कॉलम इज ए स्ट्रक्चर मेंबर विच इज बेसिकली यूज टू डिजाइन टू टेक अ एक्सियल कंप्रेसिव लोड। कैसा लोड? एक्सियल कंप्रेसिव लोड। मैं आपको बताया भी था एक बार शॉर्ट्स में कि क्या क्या डिफरेंस है बीम, बार और कॉलम में। तो ये होता है हमारे पास। अगर ये एक लिमिट से ज़्यादा चला जाएगा ना दोस्त, इसमें फ्रैक्चर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्रिटिकल लोड कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फार्मूला होता है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पहले ये समझ में आएगा। कॉलम, कॉलम भी दो तरह का होता है, एक लॉन्ग कॉलम होता है, एक शॉर्ट कॉलम होता है। अगर ये छोटू सा कॉलम होता, मान लो ये भी एक कॉलम है बट ये छोटू सा कॉलम है हमारा, है ना, छोटू सा कॉलम है, तो ये जो टूटता है ना कर्सिंग से टूटता है। छोटू सा जो कॉलम है कर्सिंग से टूटता है। बड़ा वाला कॉलम में हम बकलिंग वगैरह की बात करते हैं। ये देखते हो ये इधर घुसक गया ना, उसी को हम बक्कल कहना कर देंगे। देख लो इधर जो घुसक गया, इधर चला गया ना, इसी को हम बोलेंगे बक्कल हो गया। इसमें भी होगा बट ये छोटू सा क्रश हो जाएगा, छोटू सा क्रश हो जाएगा। मुझे एग्जांपल बताओ, कहाँ देखे हो ये लॉन्ग शॉर्ट कॉलम? तो फिलहाल आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं अपने लोग। कॉलम के बारे में मैंने आपको एक रफली आइडिया दे दिया। तो बोल रहा है कौन सा ऐसा कॉलम है सर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा? किस केस में हमारा कॉलम स्ट्रांग होगा फॉर ए गिवन लोड? अगर दोनों एंड हमारा फिक्स है, एक एंड हमारा फिक्स है, दूसरा हमारा हिंज है, एक एंड हमारा फिक्स है, दूसरा हमारा फ्री है, और बोल रहे दोनों इंच हमारा हिंज है। तो सर इसके लिए हमें एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा कॉलम का,
क्रिटिकल लोड जो होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन, ये वाला फॉर्मूला देखो आपके लिए मैं लिख के लाया हूँ, जो होता है पी क्रिटिकल पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, है ना। क्रिटिकल बकलिंग लोड जो हो जाएगा हमारे पास, क्रिटिकल बकलिंग लोड वो हो जाता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई, इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। ओके सर, एक बात जानते हो, मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है, तो सर क्या मैं ऐसे बोलूं कि पी आर इज क्रिटिकल लोड जो है ना सर, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल ई स्क्वायर है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है? हाँ सर, जिसका इफेक्टिव लेंथ ज़्यादा होगा उसका क्रशिंग लोड कम हो जाएगा सर, और जिसका इफेक्टिव लेंथ कम होगा उसमें क्रशिंग लोड ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ज़्यादा ये बियर कर सकता है। तो आ जाओ अब हम थोड़ा एल ई की बात करते हैं, किस केस में एल ई कितना होता है। अब यहाँ पे देखो मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्त, यहाँ पे देखो ये मैं आपको क्लास में बताऊंगा हाउ टू रिमेंबर दैट वन, मैं पूरा बताऊंगा डिटेल में, अभी चूंकि सेशन लंबा हो जाएगा मैं ये आपको बता दूंगा कि याद कैसे रखना है आपको। देखो बोथ एंड जब फिक्स है तो एल इफेक्टिव एल अपॉन 2 है, इम्पैक्ट 0.5 एल है। आप मुझसे पूछ सकते हो सर ये कैसे होता है, तो बाबू अभी टाइम का कंस्टेंट है, प्लीज समझो, नहीं तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दैट। तो ये बोलोगे 0.5 एल है सर, ये 0.77 एल है सर, ये हमारा एल है, ये हमारा 2 एल है सर। जहाँ पे एल लिस्ट होगा सर, इफेक्टिव लेंथ लिस्ट होगा, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, वहाँ पे क्रशिंग लोड ज़्यादा की वैल्यू होगी सर, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा सर। इसीलिए सर हम बोल सकते हैं जब दोनों इन फिक्स होगा ना सर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि एल इफेक्टिव इसका सबसे कम है। अगर मैं आगे की बात करूंगा तो एल इफेक्टिव हमारा बढ़ता जाएगा। मैं आपके लिए एक बात और लाया हूँ, चूंकि आपको पता है इस बार उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ लिया है, तो आने वाले टाइम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ सबसे वीकेस्ट कैसा होगा। तो याद रखना, व्हेन one end is fixed and another one is free, in that case L effective 2L हो जाता है, तो ये हमारा सबसे कमजोर हो जाएगा, वीकेस्ट होगा। तो ये बात भी याद रखना, आने वाले टाइम में आपसे पूछा जा सकता है। स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा गया है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। और ये कभी कभी आपको लेंथ में जो रिलेशन है इफेक्टिव लेंथ का, दैट कैन बी यू नो आस्क्ड। तो ये मैं तरीका बताऊंगा आपको डोंट वरी, हाउ टू रिमेंबर दैट वन। आई विल गिव द अप्रोच बाय व्हिच यू विल नेवर फॉरगेट ऑफ दैट वन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगेन आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से लिया गया है, मैकेनिक्स से लिया गया है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मेनी परसेंट? 300%। फाइन, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय, बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो आप समझ रहे हो सर, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², है ना सर? हाँ बिल्कुल होता है सर। अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ सर, अगर मैं p मैं मोमेंटम के लिए यूज कर रहा हूँ, p जो होता है ये होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी। हमेशा दिमाग चलाएंगे, इस पर थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, ये भी क्लास 9th-10th में आपने पढ़ा होगा। और बीइंग, अगर आप इंजीनियर हो तो आगे आप बिल्कुल हम सोच सकते हैं अगर क्या सर, हैं सर, डाउट क्यों कर रहे हो, बिल्कुल हो आप इंजीनियर। तो हमें सोचना है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², और सर जो हमारे पास जो मोमेंटम दे रखा है mv है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज्ड बाय 300%। मतलब सर मैंने काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ा दिया, इनफैक्ट 3 गुना कर दिया। तो बताओ सर मोमेंटम में क्या चेंज आएगी सर? यही ना, द मोमेंटम वुड बी, क्या करोगे, मास इंटू वेलोसिटी है, कैसे करोगे? देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए दोस्त, डू वेरी प्रिसाइज टू आंसर दैट वन। आप बोलोगे सर अगर हमें काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, तो यहाँ पे अगर ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पे क्या मैं क्या नहीं लिख सकता, काइनेटिक एनर्जी इधर ले जाओ, मैं अपने सॉल्यूशन ले रहा हूँ, आराम से सोचो आप। आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, मोमेंटम इक्वल टू mv होता है। तो सर यहाँ पे सिंपल हम बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमने 300, अच्छा सुनो, एक होता है इंक्रीज टू और एक होगा इंक्रीज बाय, दोनों में थोड़ा ध्यान से देखना। एक होता है इंक्रीज टू मतलब उतना किया गया है, एक होता है इंक्रीज बाय मतलब अभी जितना है उससे उतना ज्यादा किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में था इंक्रीज्ड बाय, तो इंक्रीज बाय 300%, तो नया वाला जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो पहले था प्लस 300, तो पहले को मैं अगर k1 ही मान लूँ तो ये हो जाएगा 4q1। अब यहाँ पे देखो हाफ mv² इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दैट वन। यहाँ से हमारे पास v1 और v2 के बीच में एक रिलेशन आ गया, v1 और v2 के बीच में रिलेशन आ गया। मास तो कोई चेंज नहीं हो रहा है दोस्त, मास तो हमारा वही है ना, तो यहाँ से हम देख लेंगे p2 इक्वल टू mv2, हमारे पास आ गया 2p1। अब परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, तो p2 माइनस p1 अपॉन p1, यहाँ से करने के बाद कितना परसेंट हो जाएगा, इट विल बी इंक्रीज बाय द 100%।
तो इस टाइप का जब कभी भी क्वेश्चन आए आपके पास तो ये सोचना पड़ेगा, है ना, कि अपने को कैसे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे एक रिलेशन आ गया, अब P1 आपको पता था, P2 पता है, चेंज निकाल लो और आपका काम हो जाएगा, 100% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन इनवार टेप इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल। अच्छा, ये मैं अगर बोलूं तो ये क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूं, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारे जो सर होंगे वो आपके साथ डील करेंगे, मैं लेके आ गया क्योंकि ये सोम से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। बट ये क्वेश्चन आपने सर्वे में पढ़ा होगा दोस्त, बहुत तरह का चेन जो सर्वे होता है, इंजीनियरिंग टेप होता है, बहुत तरह का आप चेन और जरी चेन वगैरह की बात करते हो सर्वे में, तो वहाँ पे इसके बारे में बात करता है। बट चूंकि ये सोम से रिगार्डिंग है इन बार, तो मैं इसलिए ले आया था। बट ये जो टेप वगैरह है ये आप सिविल की पार्ट है, समझ रहे हो दोस्त, सिविल में आपको सर ने बताएंगे इसके बारे में। तो बट एक बात याद रखो, सर आपने क्यों लिया, मैंने इसलिए लिया क्वेश्चन, इनवार जो होता है ना दोस्त, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है ना, बहुत लिस्ट होता है, नहीं के बराबर होता है। सोचिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है, मतलब किसी बॉडी को अगर मैं यूनिटी टेम्परेचर से राइज करूं तो बॉडी में कितना एक्सपेंशन होगा, वही उसका अल्फा बताता है। किसी बॉडी का अगर मैं अभी मान लो इसका लेंथ ये है, अगर मैं 1 डिग्री से इसको राइज किया टेम्परेचर, तो बॉडी के लेंथ में कितनी लेंथ में चेंज आएगी, ये हमें उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बताती है। ठीक है सर, तो याद रखोगे मेन बात, इनवार में जो होता है ये 0 होता है दोस्त, और यही वजह इनवार टेप आपका यूज होता है। मान लो आप धूप में जमीन नाप रहे हो, है ना, और गर्मी से पता चला जरीब का लेंथ जो चेन है उसका लेंथ ही बढ़ गया, तो फिर क्या होगा बताओ, गलत रिजल्ट दे देगा ना, नहीं बढ़ना चाहिए। 3 बार यूज करेंगे तो उसका कितना भी टेम्परेचर हो तो लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, तो बेस्ट हमें रिजल्ट देगा। तो ये बात आपको बस याद रखना था यहाँ पे। बाद में कि जो टेप वगैरह होता है ना, इस सब के बारे में आप ज़्यादा डिटेल में सर्वे में बात किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एलवाई होता है आयरन निकल का, आयरन एंड एलवाई निकल का, ये भी तो बहुत बार तो यही पूछ लेता है ये इन बार होता क्या है, तो याद रखना आयरन एंड निकल का एलवाई होता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कार्बन कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन। कार्बन कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था दोस्त, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन हम लोग बेसिकली 3 तरह की बात किए थे, लो कार्बन स्टील, माइल्ड, हाई, है ना। अगर मान लो हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन और बढ़ा दिया सर, अगर हमने 1.5 से ज़्यादा कर दिया, है ना, तो क्या बनेगा, तब दोस्त ये कास्ट आयरन की कैटेगरी में आ जाता है। किसके कैटेगरी में आ जाता है, कास्ट आयरन में, है ना। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कार्बन कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन, कैन बी ना, तो हम 2.5 के साथ चले जाएंगे और सी हमारा आंसर होगा। 1.5 से ऊपर 2.5 जो हो जाएगा, और इससे भी ऊपर हमारे पास कास्ट आयरन बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप समझ लो कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल होगा क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन काफ़ी है, तो इस सब है आपको, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त, चीफ फॉर चेन्नई, आपको मैंने अलग अलग में लिख दिया हूँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो फाइन, अगला क्वेश्चन है आपके इसमें, ये क्वेश्चन हमारा लिया गया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। कहाँ से लिया गया है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन लिया गया है, और आप आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन बोल रहा है, ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर D सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट T एंड एंडिंग मोमेंट M, ट्विस्टिंग मोमेंट T एंड बेंडिंग मोमेंट क्या M, इफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देन M इज इक्वल टू। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात फार्मूला बताऊंगा, याद रख लेना थोड़ा, मैं प्रूफ नहीं कर रहा। जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है ना दोस्त, ये दिया जाता है 16T/πdq, इतना तो याद रख सकते हो आप, 16T याद रख लो, अभी ये याद रख लो। और मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होता है ना, मैक्सिमम जो बेंडिंग शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस जो हो जाएगा ना, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी जो हो जाता है ना, ये होता है 32M/πdq, याद रख लो दोस्त। सर यहाँ पे M क्या है, M है बेंडिंग मूवमेंट, M क्या है बेंडिंग मूवमेंट, और T क्या है ट्विस्टिंग मूवमेंट, पाई तो समझ ही लो, D है डायमीटर, बस याद रखना। 16T/πdq याद कर लो, आज बहुत काम की फार्मूला है, 32M/πdq, मैकेनिकल सिविल को तो याद ही होगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है दोनों बराबर है सर, दोनों क्या है बराबर। बाद में कि मैं इसको डेरिवेशन भी कर दिया हूँ, नीचे में डेरिवेशन भी होगा, बट क्यों टाइम वेस्ट करोगे, इतना पास आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप ड्राइव करोगे। πdq इक्वल टू सर 32M/πdq, तो सर इसमें क्या ही है सर, पाई किसके बट्टा किसका चाहिए जी, M इज इक्वल टू 0.5T, हाँ तो गया, M इज इक्वल टू 0.5T इज द राइट आंसर, देख लो। तो ये था दोस्तों आपका
पूरा ये मैंने रिविजन भी कर दिया हूँ, बट इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका जो ये पार्ट था। फिर अदर सेशन मिलेंगे तो और भी देखेंगे और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया और कैसे हमें करना है। तो हमको पता है हम लोगों को जो योर पीडीआई का टीम है, सीपी टीम, एक डेडिकेटेड बैच बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल के लॉन्च किया है। वहाँ पे चूँकि हमें पता है किस टाइप का क्वालिटी है, कितना डेप्थ जाना है, बच्चे को क्या पता होना चाहिए बाय द एनालिसिस ऑफ ऑल दैट, इस पर हम लोग फोकस करके चीज़ों को वहाँ पर डिलीवर किया जा रहा है। तो चलो, थैंक यू, होपफुली विल ज्वाइन इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू ऑल, थैंक यू।